ये फ़ोटो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। ये फ़ोटो तब ली गई थी जब वो अपने स्टेट में एक नई योजना का शिलान्यास कर रहे थे। और योजना का नाम क्या था? योजना का नाम था लाडली बहना योजना। और कुछ फ़ोटोज़ देखिए। ये फ़ोटोज़ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। और पंजाब में भी सरकार 600 यूनिट तक अपने सभी जो नागरिक हैं उनको फ्री बिजली मुहैया करवा रही है। अब ऐसे ही प्रोमिसेस कर्नाटका में भी कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जहां पर वो अपने स्टेट के सिटीजन्स को फ्री में बिजली दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो केंद्र सरकार है हमारी, यानी देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फ्री में राशन पहुंचाने का काम कर रही है कोविड के ख़त्म होने के 2 साल बाद भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स को। अब इनमें से ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं उनको आजकल की जो सोशल मीडिया का युग है और जो टीवी की भाषा है उसमें एक नया शब्द ईजाद हुआ है जिसे हम रेवड़ी कहते हैं। और कहा जाता है कि फ्री में अगर बिजली दी जाए या फिर फ्री में अगर महिलाओं को पैसे दिए जाएं, फ्री में अगर बस चलाई जाए, तो उस पूरे के पूरे टर्म को एक कलेक्टिवली लोग रेवड़ी कल्चर के नाम से बोल देते हैं। मगर क्या सचमुच ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है? क्या सचमुच में फ्री में बिजली देना, फ्री में पानी देना, फ्री में अकाउंट में पैसे पहुंचाना, महिलाओं को फ्री में बस में बैठने देना, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था पे और देश पर इतना बुरा असर डालती हैं? तो क्यों ना क्रिटिकली थोड़ा एनालिसिस करें इसी रेवड़ी कल्चर का। और ये जो आरोप सत्ता पार्टी लगाती है, विपक्ष, फिर विपक्ष जिस तरीके से जवाब देता है कि देखिए आपके राज्यों में भी आप लोग ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट नागरिकों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, पैसे पहुँचा रहे हैं और फ्री में चीज़ें दे रहे हैं। तो इसी का एनालिसिस करेंगे हम नज़रिया के इस एपिसोड में और कोशिश करेंगे आपको एक नया नज़रिया देने का इसी रेवड़ी कल्चर पे। ये है मध्य प्रदेश का टोटल स्टेट बजट। और इस टोटल स्टेट बजट पर जो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट का वो है 50,000 करोड़ का। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो जो स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करता है, यानी कि जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, वो जो टैक्स कलेक्ट करती है अपने लोगों से, अपने नागरिकों से, और जितना वो खर्च करती है हर साल अपने नागरिकों पे, अपने राज्य पे, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। यानी मध्य प्रदेश में हर साल जो राज्य सरकार है उसको 50,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से या तो लोन के जरिए या तो केंद्र सरकार से मांगने पड़ते हैं अपने राज्य पर खर्च करने के लिए। 50,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद इस साल के बजट में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उसने 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं लाडली बहना योजना के लिए। अब ये योजना क्या है? तो योजना के तहत पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद उन सब को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में 1,000 रुपये का बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। अब लेते हैं दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल, पंजाब सरकार। पंजाब स्टेट का जो टोटल बजट का डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में वो है लगभग 25,000 करोड़। और उसके बावजूद पंजाब सरकार ये जो फ्री बिजली की स्कीम दे रही है अपने सभी नागरिकों पे, वो जो सब्सिडी उनको दे रही है 600 यूनिट की, उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में। वो सरकार 23,000 करोड़ हर साल खर्च कर रही है फ्री बिजली देने के लिए। अब एक और स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने आपको एक ऑपोजिशन रूल स्टेट की बात कर दी और एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके स्टेट की बात कर दी, मध्य प्रदेश और पंजाब। हम देख सकते हैं किस तरीके से इन दोनों स्टेट में भारी फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद भी जो सरकारें हैं वो लगातार ये जो रेवड़ी वाली स्कीम्स हैं, जो फ्री बीज वाली स्कीम्स हैं, वो दे रही हैं अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को। तो क्या सचमुच में इनका बहुत ख़राब असर पड़ रहा है इन दोनों स्टेट्स की इकॉनमी पे? और ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि ये पैसे अगर लगाए जाते उस स्टेट की इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रीज़ का विकास किया जाता, एक तरीके से इकॉनमी को बूस्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद। लेकिन इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, एक और स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वो स्टेट है केरला। केरला का टोटल बजट डेफिसिट है, केरला अगर मैं आपको बताऊं तो साइज़ में आबादी के हिसाब से पंजाब से थोड़ा ही बड़ा है, 20 लोकसभा सीट आती है वहाँ से। तो पूरे केरला में जो बजट डेफिसिट है उनका वो है 40,000 करोड़ का। इसके बावजूद, इतने बड़े बजट डेफिसिट के बाद, जो हम रेवड़ी की बात करते हैं, कर्नाटका में आज भी जो वहाँ की राज्य सरकार है वहाँ के हर एक नागरिक को वहाँ पे जो राशन है वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फ्री में राशन मुहैया करवाया जाता है। और तो और
केरला के साथ साथ एक और स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज जो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट की गवर्नमेंट पे वो है 74,000 करोड़ का हर साल, यानी हर साल 74,000 करोड़ रुपया केरला की जो तमिलनाडु की जो सरकार है वो एक्स्ट्रा खर्च कर रही है उस रेवेन्यू से जो वो कलेक्ट करती है। और इसके बावजूद तमिलनाडु में बिजली पर भी सब्सिडी दी जाती है उनके सिटीजन्स को। जो पहले 100 यूनिट की बिजली है उस पर सब्सिडी मिलती है वहाँ के सभी सिटीजन्स को। और साथ ही साथ वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है केरला की तरह वो वहाँ के गरीब लोगों को फ्री में राशन पहुँचाने का काम करता है। तो ये और 2 आंकड़े मैंने आपको 2 और साउथ इंडियन स्टेट्स के दे दिए। अब एक चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कुछ चार्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि इंडिया में जो आप टोटल जो स्टेट्स की डेवलपमेंट है, टोटल जो स्टेट्स हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो इन सभी लिस्ट्स में आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि केरला और तमिलनाडु ये जो दोनों साउथ इंडियन स्टेट्स हैं ये इतने ज़्यादा ऊपर हैं, इतना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा, अगर आजकल की भाषा में बोलूँ तो रेवड़ी अपने सिटीजन्स को देने के बावजूद। तो क्या ऐसा क्यों है? वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जबकि वो भी रेवड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक स्टेट जो केरला और तमिलनाडु जैसा है वो जब ये पैसे या फिर जो डायरेक्ट फ्री बीज हैं अपने सिटीजन्स को फ्री में पहुंचाता है, फ्री में सब्सिडी देता है या फिर कोई और चीज़ उन तक पहुंचाता है मुफ्त में, तो वो स्टेट्स बाकी के सूचकांकों में ऊपर हैं और वहीं जो मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट हैं वो उन सूचकांकों में नीचे हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा और समझना पड़ेगा। ये है अमेरिका, और इस तरफ आपको जो शख्स दिख रहे होंगे इन्हें कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे बैन कर दिया गया था। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका जो कि एक भयंकर कैपिटलिस्ट देश है, जो बिल्कुल एक प्रो मार्केट देश है जहाँ पे कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उसके बावजूद जब कोविड का टाइम आया तो अमेरिका की सरकार ने 2020 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था केयर्स एक्ट। ये जो केयर्स एक्ट है ये लाया गया था अमेरिका के लोगों को कोविड से रिलीफ पहुंचाने के लिए। केयर्स एक्ट के ज़रिए अमेरिका में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पैसे और अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी अमेरिका की सरकार द्वारा। वो अमेरिका की सरकार जो बिल्कुल प्रो इंडस्ट्री है, प्रो कैपिटलिस्ट है, वहाँ पर $300 बिलियन के आसपास खर्च किए गए थे डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा देने के लिए। $300 बिलियन, जिसमें तकरीबन $1,200 हर एक सिटीज़न के अकाउंट में पहुँचे थे जो कि टैक्स पेयर है। अगर आपने टैक्स दिया है पिछले साल तो इस साल अमेरिका की सरकार ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में $1,200, जिसको अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें आज की तारीख में लगभग 96,000 रुपीज़ होगा। इतने रुपए हर एक नागरिक को मुहैया करवाए थे अमेरिका की सरकार ने। इसके अलावा तकरीबन $500 बिलियन के लोन माफ़ हुए थे। और इसके अलावा जितने भी और भी पैसे मुहैया करवाए गए थे इस केयर्स एक्ट के ज़रिए, अगर आप इंडियन लैंग्वेज में देखें तो वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके की रेवड़ी ही थी। फ्री में या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ना कुछ सर्विसेज मुफ्त में प्रोवाइड की गई थी अमेरिकन सिटीजन्स। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था इस केयर्स एक्ट का? $2.2 ट्रिलियन, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है पूरी की पूरी, उसका जो बजट है साल 2023-24 का, उस बजट से 4 गुना ज़्यादा अमेरिका ने कोविड में खर्च किया था अपने नागरिकों को फ्री में सर्विसेज और सहूलियतें प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा क्यों किया? अब मैं आपके सामने जब डाटा प्रेजेंट कर ही रहा हूँ तो मैं कुछ और डाटा प्रेजेंट करता हूँ। ये है नॉर्वे। नॉर्वे में अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आपको अपने बच्चे के पैदा होने के दौरान दोनों ही पेरेंट्स को, माता को और पिता को, दोनों को 16 महीने की मैटरनिटी पेड लीव दी जाती है। यानी 16 महीने तक आपको काम नहीं करना है और तो और आपको पैसे भी दिए जाएंगे, आपकी सैलरी भी आपको दी जाएगी। तो ये है नॉर्वे जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम शायद दुनिया में सबसे अच्छा है। नॉर्वे जहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सबसे अच्छी हैं शायद दुनिया में। नॉर्वे के अलावा अगर यूरोप के जितने भी सफल देश हैं जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, अगर इन देशों का भी एग्जांपल लें तो यहाँ पर बहुत कुछ फ्री है, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर सेंटर्स, उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। पर ऐसा क्यों है? ये सारे आंकड़े जो मैंने आपको पंजाब, मध्य प्रदेश, अमेरिका, इंडिया, तमिलनाडु, केरला और नॉर्वे, फिनलैंड का दिया, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप इंडिया में देखें तो फ्री बीज का जो कल्चर है वो हर स्टेट में है। उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट सक्सेसफुल हैं और कुछ स्टेट सक्सेसफुल नहीं हैं, और फ्री बीज का जो असर है वो इनकी इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वो एक कैपिटलिस्ट देश होने के बावजूद भी कोविड के दौरान अपने सिटीजन्स को $2.2 ट्रिलियन का एक रिलीफ पैकेज पहुँचाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है
क्योंकि फ्री बीज या रेवड़ी एक तरीके से इकोनॉमी पे तो बुरा इफेक्ट डालती हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केरला हो। पर ये जो फ्री बीज हैं या फिर आप बोलिए तो रेवड़ी, ये जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं और उस चीज़ पे काम करती हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ये रेवड़ी कल्चर। किस तरीके से, मैं ये आपको समझाता हूँ। जब आप रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, सरकार को लोन्स माफ़ नहीं करने चाहिए, तब आपका मतलब होता है कि सरकार को ये पैसा कहीं और खर्च करना चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसा तो खर्च करना ही है। तो कहाँ खर्च करेगी सरकार? तो मैक्सिमम लोगों के हिसाब से सरकार को इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए, अलग अलग स्टेट के बाकी रिसोर्सेज पे पैसा खर्च करना चाहिए। मगर जब हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज पे पैसा खर्च करना चाहिए या फिर अलग रिसोर्सेज पे पैसा खर्च करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम इन रिसोर्सेज को तो बचाते हैं, मगर हम शायद अपने देश का जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो केरला और तमिलनाडु सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनके यहाँ रेवड़ी कल्चर आज से नहीं है। आज़ादी के बाद से लगातार केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों पे हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ है और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसी कारण से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बाकी के इंडियन स्टेट्स के मुकाबले, अगर आप महाराष्ट्र जैसे कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, तो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं। और तो और अगर आप गुजरात और केरला का कंपैरिजन करें, गुजरात जो एक तरह से बिल्कुल एक प्रो इंडस्ट्री स्टेट है, और वहीं अगर आप केरला का कंपैरिजन करें जहां पर इंडस्ट्री से ज़्यादा तवज्जो ह्यूमन रिसोर्स को दी जाती है या फिर कहूँ तो रेवड़ी को दी जाती है, तो हेल्थ केयर और तमाम एजुकेशन जैसे इंडेक्सेस में केरला हमेशा गुजरात से ऊपर आता है। वो गुजरात जो एक प्रो इंडस्ट्री स्टेट है और जहाँ पे रेवड़ी कल्चर बहुत कम है। तो देखिए किस तरीके से रेवड़ी कल्चर ने केरला और तमिलनाडु को मदद की है इंडिया के बाकी एवरेज से ऊपर जाने में, किस तरीके से उनकी पर कैपिटा इनकम और पर जीडीपी में ग्रोथ आया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो केरला और तमिलनाडु है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, और या फिर आप बोलें तो लोअर ग्रास रूट लेवल पर पैसा एलोकेट करने के महत्व को समझ गए। वो ये फ्री में बिजली देंगे, फ्री में खाना देंगे, फ्री में अच्छी एजुकेशन मुहैया करवाएंगे, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम डायरेक्ट अपने लोगों के अकाउंट में पैसा डालेंगे अमेरिका में जैसा उन्होंने किया और जैसा मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रही है सरकार, और तो और दिल्ली और पंजाब में भी की जा रही है ऐसी कोशिश, तो इससे जब लोगों के पास डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, चीज़ें लोग खरीदना शुरू करेंगे, और क्योंकि चीज़ें लोग खरीदना शुरू करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है वो भी मेंटेन होगा और पूरे के पूरे स्टेट इकोनॉमी में एक हेल्दी बैलेंस बना रहेगा। तो ये थे वो कुछ एग्जाम्पल्स जिसके ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। इनमें इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी थे, नेशनल एग्जाम्पल्स भी थे, जिसके ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो रेवड़ी कल्चर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शायद कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। आज की तारीख में हम एक स्कीम का नाम सब जानते हैं, मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम की भी शुरुआत तमिलनाडु से ही हुई थी, जिसमें स्कूल्स में सरकार ने फ्री खाना मुहैया करवाया था अपने स्कूल्स की इनरोलमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, और वो एक काफ़ी कारगर कदम था सरकार द्वारा। तो रेवड़ी कल्चर जो है उसको सीधे विरोध कर देने से अच्छा ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझें और अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करें और ये देखें कि क्या सचमुच में ह्यूमन रिसोर्स का जो इंडेक्स है और ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो इंडस्ट्रीज़ अपने आप फ्लरिश करेंगी। क्योंकि इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादा बेटर कंडीशन में ज़रूर हैं इंडस्ट्रीज़ के मामले में, लेकिन केरला और तमिलनाडु एज ओवरऑल परफॉर्मर्स हर लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, और इंडस्ट्रीज़ की हालत इन स्टेट्स में महाराष्ट्र और गुजरात जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं। तो ये था नज़रिया का 10वां एपिसोड, और मुझे आशा है कि मैं इस एपिसोड के ज़रिए आपको इस रेवड़ी कल्चर पर एक नया पहलू दे पाया हूँगा, एक नया नज़रिया दे पाया हूँगा। अगर आप इस एपिसोड को देख रहे थे तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ।